भारतेंदु से लेकर छायावाद तक कंप्लीट क्रैश रिवीजन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको केवल जो भारतेंदु युग दिख रहा है, इसको ही नहीं बल्कि हम छायावाद तक के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। 100 प्लस इन वन लाइनर प्रश्नों को देखने से आपको वाक़ई में ही अपने ऊपर ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? आपके लिए अलग-अलग फॉर्म में हम क्लास लेकर के आ रहे हैं। कंटेंट क्लास आपको दी है, वन लाइनर क्लास हम देते हैं और एमसीक्यू भी हम आपको करवाते हैं। ठीक है? तो अलग-अलग क्लासेस से क्या है कि आपका जो रिवीजन है वो बेहतरीन होता है और पढ़ने में भी इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है? तो चलिए पूरी क्लास ज़रूर देखना है आपको बिना स्किप किए और बाद में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है? ज़्यादा ईज़ी प्रश्न लगे हैं आपको, कठिन प्रश्न लगे हैं या फिर पेपर ठीक था? ठीक है? ये क्वेश्चन आपको ठीक लगे हैं? तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का जो अनुवाद है ये किया था, लेकिन उन्होंने किस शीर्षक से किया था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में। इसमें हम कोई भी ज़्यादा व्याख्या नहीं देंगे, है ना? क्योंकि व्याख्या सहित तो हम सुबह की क्लास पढ़ ही रहे हैं। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन-सी कविता है जो लावनी शैली में लिखी गई है? तो ये वर्षा विनोद है जो कि लावनी शैली में लिखी गई है, शैली इसकी याद रखना। आगे है पावस पचासा सुकवि सतसई हो होरी नामक काव्य रचनाएँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सारी जो काव्य रचनाएँ हैं वो अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी हैं जो कि भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविताएँ लिखते थे? ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविताएँ लिखते थे? तो ये अब्र नाम से लिखा करते थे। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को किस शीर्षक से संकलित किया गया है? ये प्रताप लहरी के नाम से किया गया है, ठीक है? प्रताप नारायण मिश्र की जितनी भी प्रमुख कविताएँ हैं, उन सबको एक जगह पर संकलित किया गया है और उसका नाम है प्रताप लहरी नामक, ठीक है? ये संकलन है। आगे भारतेंदु मंडल के कौन से कवि हैं जिन्होंने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभ पूर्ण कविताएँ लिखी थी? तो ये हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने क्षोभ पूर्ण यानी कि अपना जो क्रोध है वो ज़ाहिर किया था क्योंकि दादा भाई नौरोजी को विलायत यानी कि विदेश में क्या कहा गया था? काला कह करके पुकारा गया था। आगे हैं भारतेंदु मंडल के किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त थी? तो ये अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई थी। आगे दशरथ विलाप नामक कविता किसने लिखी है? तो ये अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है, ठीक है? बकरी विलाप नामक कविता अलग है, दशरथ विलाप अलग है, ठीक है? इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे कुब्जा पच्चीसी किसकी रचना है? कुब्जा पच्चीसी तो ये नवनीत चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। आगे नव भक्तमाल किसकी रचना है? तो ये राधा चरण गोस्वामी ने लिखी है ना। भक्तमाल तो आप बहुत बार पढ़ते ही हैं, भक्तमाल किसका है? लेकिन ये भक्तमाल किसका है? ये राधा चरण गोस्वामी जी का है। आगे कुछ कवि देख लेते हैं क्योंकि भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, हो रही थी समस्या पूर्ति संग्रह। ठीक है, तो कवियों ने समस्या पूर्ति संग्रह जो लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। दुर्गा दत्त व्यास का मिलता है समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा है समस्या पूर्ति प्रदीप और गंगाधर द्विजगंग का है समस्या प्रकाश। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है पंचरत्न। इन्होंने जो समस्या पूर्ति संग्रह लिखा है उसका नाम दिया है पंचरत्न नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने। ठीक है, आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो ना तो आप खुद से लाइक सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वाकई में पसंद आ रही है, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए हम लेके ही आते रहते हैं। डेली हमारी क्लासेस चलती ही हैं, ठीक है? कहाँ करुणानिधि केशव सोई ये पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये बद्रू नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां हैं। सारी पंक्तियां आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल यानी कि नई कविता समकालीन कविता तक की जितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं वो मैं करा चुकी हूँ और एक ही वीडियो में करा चुकी हूँ। इसके लिंक मैं आपको बाद में दे दूंगी, ठीक है? उसको जरूर देख लेना। आगे एक काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किसने किया है? तो ये किया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1888 ईस्वी में, ठीक है? काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किसने किया है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। इस कवि ने ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। तो ये हैं अयोध्या प्रसाद खत्री, ठीक है? इन्होंने ब्रजभाषा और अवधी को भाषा ही नहीं मानते हैं ये,
ठीक है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने स्थान देने से इनकार किया था। ये खड़ी बोली के पक्ष में थे। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की स्टाइल कौन सी बताई है? तो इन्होंने स्टाइल बताई है यहाँ पर मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित और मास्टर स्टाइल। ठीक है, ये खड़ी बोली पद्य की स्टाइल इन्होंने बताई है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किस धारा के अंतर्गत रखा है? तो द्विवेदी युग को इन्होंने नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है, जबकि भारतेंदु युग को नई धारा और प्रथम उत्थान, जबकि छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के नाम से जाना गया है। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता और पुस्तक कौन सी है? प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत और प्रथम पुस्तक का नाम है एकांतवासी योगी। ठीक है, ये दोनों आपको याद रख लेना है और ये दोनों ही जो रचना है वो श्रीधर पाठक की हैं। गुणवंत हेमंत भी और एकांतवासी योगी भी। एकांतवासी योगी जबकि इनकी अनूदित रचना है। आगे श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? ठीक है, किस शीर्षक से किया है? तो ऋतु संहार के नाम से ही किया है और वो भी ब्रज भाषा में इन्होंने किया है। ठीक है, ब्रज भाषा में किया है, याद रखना। आगे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो ये श्रीधर पाठक जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 1864 में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। आगे गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत किसने की है? तो ये की है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता कौन देते हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी देते हैं। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, ये कथन है शुक्ल जी का। आगे कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, द्विवेदी जी कहते हैं कि हमें उद्देश्य परक रचनाएं लिखनी चाहिए, जिनसे केवल मनोरंजन परक ही नहीं होनी चाहिए रचनाएं, उनसे कुछ उपदेश मिलना चाहिए। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो ये किया है विहार वाटिका के नाम से। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद का जो अनुवाद है इन्होंने विहार वाटिका नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरिऔध जी को किन रचनाओं पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किन रचनाओं पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास। कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास, ये इनकी रचनाओं के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। प्रिय प्रवास पर मिला था इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक, और कवि सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन देख लेना, शायद मैंने रचना तो इनकी ये पढ़ी नहीं है, पूरा कंटेंट तो पढ़ लिया है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है तो जरूर इसमें दोनों का ही होगा। एक बार देखती हूँ। चलिए एक सेकंड आगे देखते हैं कि कवि सम्राट नाम से। हाँ, कवि सम्राट इनकी रचना है ना, ये भी याद रख लेना। कवि सम्राट इनकी रचना का नाम भी है और प्रिय प्रवास भी। द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं जो प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? फिर रामचरित उपाध्याय हैं जो प्रमुख सूक्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। आधुनिक युग का तुलसी के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये मैथिली शरण गुप्त इनको अपने गुरु के रूप में मानते हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सी रचना है? तो ये है साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और आप जानते हैं इसके अंदर 12 सर्ग हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख को किस छद्म नाम से प्रकाशित करवाया था? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से करवाया था। साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आलोचक कौन है? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ था, इसकी रचना मिली है मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय की भारत दर्पण पुस्तक से। ठीक है, इनको याद रखना। इनको हम डिटेल में जब पढ़े थे तो काफी कुछ आपने वहां पर देखा था। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या उपाधि दी है? तो ये कौटुंबिक कवि मात्र इन्होंने अपने आप को कहा है। भारत भारती रचना लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या उपाधि दी थी? तो इन्होंने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। द्विवेदी युग के किस कवि को हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट। हर्मिट का संस्कृत श्लोक में अनुवाद करने वाले कवि कौन है? तो ये है गिरधर शर्मा। ठीक है, गिरधर शर्मा नवरत्न है गिरधर शर्मा। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की जो रचना है हर्मिट, देखिए हर्मिट का अर्थ होता है साधु। ठीक है, हर्मिट इंग्लिश में बोलते हैं, साधु इसका अर्थ होता है। और हर्मिट का श्रीधर पाठक ने भी अनुवाद किया था हिंदी में। वो किया था एकांतवासी योगी नाम से। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था। मृगी दुख मोचन रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से किसे नवाजा गया है? ये लोचन प्रसाद पांडे को नवाजा गया है, याद रखना। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भ रंडा रहस्य, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा लिखी गई हैं। आगे है माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किसने किया था? तो ये गिरधर शर्मा नवरत्न ने ही किया है। ठीक है, माघ की रचना है शिशुपाल वध, इसके 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, मृत्युंजय वसंत वियोग नामक रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सारी रचनाएं राय देवी प्रसाद पूर्ण की। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है ना और आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ मिल जाए, वैसे एक इसकी पीडीएफ तो आपको पीडीएफ तो ज्यादातर मैं सभी टेलीग्राम पर दे देती हूँ, लेकिन ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ है पूरी। तो ये आपको 99 रुपए में एप्लीकेशन से मिल जाएगी, है ना। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। पद्य पुष्पावली रचना किसके द्वारा लिखी गई है? पद्य पुष्पावली, तो ये कामता प्रसाद गुरु की रचना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आंसू उद्धार पूजा फूल कानन कुसुम नामक रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये मुकुटधर पांडे जी ने रचनाएं लिखी हैं। आंसू उद्धार, आंसू नाम की रचना इनकी भी है, और आंसू नाम की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की भी है। ठीक है, दोनों को याद रखना है। आगे एक राय देवी प्रसाद पूर्ण ने कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो ये धाराधर धावन नाम से किया है 1902 ईस्वी में। ठीक है, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है, ये ब्रज भाषा में किया गया था। गया प्रसाद शुक्ल जी श्रृंगारिक कविताएं किस नाम से लिखा करते थे? तो ये सनेही उपनाम से लिखा करते थे। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल जी अलग अलग प्रकार की रचनाएं अलग अलग नाम से लिखते थे। जैसे राष्ट्रीय कविताएं लिखने के लिए ये त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है, और जो मतलब श्रृंगारिक वैसी जो रचनाएं होती थी थोड़ी व्यंग्य परक, और उनमें अलग नाम मतलब तरंगी नाम का भी प्रयोग करते थे और अलमस्त नाम का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं मुकुटधर पांडे जी को। कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर की उपाधियां किसको दी गई थी? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर को प्राप्त थी। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध पीरगीतकार कौन माने जाते हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से कविताएं करते थे? तो ये जकी नाम से लिखा करते थे। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी नाम से लिखा करते थे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन किस नाम से करवाया है? ये हृदय तरंग नाम से करवाया। ये प्रश्न देखो कहीं से लिए नहीं गए हैं, कोई बुक नहीं है इनकी, ये सारे प्रश्न मैंने खुद से तैयार किए हैं। तो इसीलिए इनमें देखो गलती होने का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि ये खुद से तैयार किए गए हैं। फिर भी अगर होती है तो अब पहले ही हम आपसे माफ़ी माँगते हैं, है ना? हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत हो, जैसे कि कवि सम्राट उनकी रचना है, लेकिन ये प्रश्न मैंने काफ़ी समय पहले तैयार किए थे, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें याद नहीं रहता, ठीक है? हृदय तरंग नाम से करवाया था। भ्रमर गीत और प्रेम कली किसकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं? तो भ्रमर गीत और प्रेम कली दोनों रचनाएँ हैं सत्यनारायण कवि रत्न की। भ्रमर गीत नाम से इन्होंने लिखा था। लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेस का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ये भी सत्यनारायण कवि रत्न ने किया है। ठीक है, मैकाले के
अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है साकेत संत, किसकी रचना है? साकेत तो आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन साकेत संत नाम से रचना किसने लिखी है 1946 ईस्वी में? ये बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। कृष्णायन महाकाव्य 1943 में लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णायन महाकाव्य, तो ये द्वारका प्रसाद मिश्र जी का है, याद रखिएगा। अंग्रेजी विद्वान पॉप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद करने वाले कवि कौन है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये अंग्रेजी विद्वान है पॉप, और उनका एक रचना मिलती है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका रोला छंद में अनुवाद किया है, और वो भी किस शीर्षक से? समालोचना दर्श। ये पूछा जा सकता है सीधा, समालोचना दर्श जो ग्रंथ है, रचना है, किसकी है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो कि जके उपनाम का प्रयोग किया करते थे। हल्दी घाटी और जौहर, ये किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? तो ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की रचना है। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। आगे, चार डग हमने भरा तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का भी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हरिऔध जी की पंक्तियां हैं, याद रखना। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा गद्य काव्य में कहा है, और इन्होंने बिल्कुल पद्य लाइनों में, ठीक है, इन्होंने पंक्तियों में कहा है और उन्होंने वाक्य में। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है? तो ये यशोधरा नामक रचना से ली गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 या 33 भी आपको मिल जाएगा कहीं कहीं। ठीक है, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिका, चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, याद रखना। ठीक है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था, और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रवर्तक किसे स्वीकारते हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी किसको मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को, जबकि शुक्ल जी मुकुटधर पांडे को मानते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये छायावाद के प्रति किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। जबकि दूसरा यहाँ पर मिलता है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह अब नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, छायावाद के वृत्तत्रयी में कौन कौन आते हैं? तो छायावाद के वृत्तत्रयी में तीन कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके जो चार हैं वो कवि हैं, चार प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनमें महादेवी वर्मा का नाम जुड़ता है इनके साथ, लेकिन वृत्तत्रयी में इन्होंने महिला को नहीं लिया है, बस ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, बाकी तीनों पुरुष कवि हैं। छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन शामिल है? तो लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, है ना। कुछ विद्वान इसे वर्मा त्रयी के नाम से भी जानते हैं। छायावाद के विष्णु किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको अगर आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं और आपने मेरे साथ में पूरा हिंदी साहित्य पढ़ा है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे, है ना। लेकिन हाँ, केवल पहली बार पढ़ा है और आपको रिवीजन नहीं है, तो हाँ, थोड़े से कठिन लग सकते हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ये तो आप मेरे को बता देना बाद में। जयशंकर प्रसाद की जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक। ये किस पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये है भारतेंदु पत्रिका में। ठीक है, सावन पंचक ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है, और ये कलाधर उपनाम से प्रकाशित करवाई गई थी भारतेंदु पत्रिका में, याद रखना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्रथम प्रभात। ठीक है, छायावादी कविता की बात कर रहा है, अगर छायावादी रचना आपसे बोलता तो आप बताते झरना। ठीक है, तब क्या बताना था? झरना बताना था। अगर रचना यानी कि काव्य संग्रह है झरना, लेकिन कविता है प्रथम प्रभात। जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये चंपू काव्य है उर्वशी, जो कि 1909 ईस्वी में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है। छायावाद की प्रयोगशाला किस रचना को स्वीकार किया जाता है? तो ये झरना को कहा जाता है, ये 1918 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है?
तो ये आंसू को कहा जाता है, जिसके अंदर 133 छंद हैं और ये 1925 में इसका प्रथम संस्करण और 1933 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जो 1909 में ब्रज भाषा में लिखी गई थी और बाद में 1914 में इसे खड़ी बोली में अनुदित कर दिया गया? तो ये प्रेम पथिक मिलती है, ठीक है, प्रेम पथिक नामक ऐसी रचना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहा है शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है? तो ये जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो ये 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निराला जी की प्रथम कविता किसे माना जाता है? तो ये जूही की कली को माना जाता है 1916 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं राम की शक्ति पूजा ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। और ये निबंधात्मक काव्य है, यानी कि निबंध शैली में लिखी गई है। हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये निराला जी को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये पंक्तियां निराला जी ने किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखी हैं? तो ये इन्होंने परिमल की भूमिका में लिखी थी, ठीक है। ये तो पंक्ति आप शायद जानते होंगे, इन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन ये परिमल की भूमिका में लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। छायावाद के किस कवि को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है? तो ये निराला जी को ही माना जाता है। निराला जी को ही छायावाद का सलाह का पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सरोज स्मृति को, ठीक है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति को माना जाता है, जो कि निराला जी की रचना है। आगे है 1935 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। तुलसीदास नामक खंड काव्य किसने लिखा है? तो ये निराला जी के द्वारा लिखा गया और टोटल इसमें जो छंद है वो 101 छंद है, ठीक है। इसमें 101 टोटल छंद है, ये भी याद रखना। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या नामक कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा तीनों रचनाएं हैं जो लिखी गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो यह उच्छ्वास, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत जी का कौन सा ग्रंथ है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो यह लोकायतन, जो कि 1964 ईस्वी में लिखा गया था। सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो ये 1968 ईस्वी में इनको चिदम्बरा के लिए मिला और ये फर्स्ट नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी साहित्य में। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को, ठीक है। पल्लव की भूमिका को कहा जाता है, जो कि किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है? तो ये सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य में अनुवाद किया गया है। कौन से छायावादी कवि हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और शैव दर्शन से जयशंकर प्रसाद जी प्रभावित थे। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किस छायावादी कवि को कहा जाता है? तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। अगले आगे है रूप राशि, निशीथ, चित्र रेखा और आकाश गंगा। ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो आधुनिक काल नाम सबसे पहले दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे इस तरह की। देखो, वन लाइनर में ना आपका समय कम वेस्ट होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर मिल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा करवाती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें आपका और मेरा दोनों का ही समय बचता है और काफी यूजफुल रहती हैं इस तरह की क्लासेस। इसमें सीधा आंसर हमें याद हो जाता है, लेकिन जब हम एमसीक्यू टाइप में पढ़ते हैं तो हमारी अगर रिवीजन अच्छा होता है ना तो टेस्ट के लिए एमसीक्यू आपको करना चाहिए। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी कविता है जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी? तो विजयनी विजय वैजंती, ठीक है। ये कौन सी लिखी थी? विजयनी विजय वैजंती लिखी थी। दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर पूर्ण कविताएं लिखी थी प्रेमगढ़ ने। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस आधार पर कहा जाता है? तो आधुनिक चेतना, हिंदी गद्य नाटक का विकास और पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के कारण इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी को याद रख लेना, ठीक है।
भारत दुर्दशा नाटक में ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही, जो कि 1880 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय समस्या का चित्रण किया गया है? तो इसमें राष्ट्रीय दुर्दशा और अंग्रेजी शासन की शोषण नीति का जिक्र किया गया है। भारतेंदु हरियुग में पत्रकारिता का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा था? तो ये था समाचार पत्र और पत्रिकाएं। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था? तो ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। हरिश्चंद्र मैगजीन का याद रख लेना, हरिश्चंद्र मैगजीन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके कई बार नाम बदले गए थे, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में 8 अंकों के बाद में इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। फिर इसमें एक मतलब एक संवाद इसमें छपा था, यति यति कुछ इस तरीके से नाम है, वेश्या संवाद था। तो उसकी वजह से अंग्रेजों ने इसे क्या प्रतिबंध कर दिया था, खरीद इसकी बंद कर दी थी, सरकारी खरीद, और उसके बाद इसका बंद हो गया था, ठप हो गई थी ये पत्रिका। फिर उसके बाद में इसका मोहन चंद्रिका नाम से दोबारा से इसका संपादन करना शुरू किया था। इस तरह की क्लासेस आपको डिटेल में चाहिए ना, तो आप हिंदी साहित्य फ्री कोर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है ना, उसका पूरा देख डालिए। पीजीटी टीजीटी से पहले या फिर यूजीसी नेट से पहले देखना, आपका खुद का जो माइंड है ना, खुद का दिल दिमाग ये कहेगा कि हाँ भाई, अब तुम परफेक्ट हो गए हो, ठीक है। भारतेंदु युग की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह सरल, सहज एवं खड़ी बोली जन भाषा का प्रयोग ये किया करते थे। हरिश्चंद्र ने हिंदी के विकास के लिए किस भाषा का विरोध किया है? तो उर्दू फारसी मिश्रित भाषा का इन्होंने विरोध किया था। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में ये इनका नाटक है भारतेंदु जी का। ये नाटक किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये प्रहसन शैली में है, व्यंग्यात्मक नाटक लिखा गया है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है? तो इसे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण के कारण कहा जाता है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मूल संदेश क्या है? सत्य हरिश्चंद्र ये अपूर्ण नाटक रह गया था, और ये सत्य और नैतिकता की विजय इसमें मूल संदेश दिया गया है। भारतेंदु युग के साहित्य में किस भावना की प्रधानता मिलती है? तो राष्ट्रीय भावना की मिलती है, यानी कि देशभक्ति की भावना इसमें प्रबल है। हरिश्चंद्र का वास्तविक नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु की तो इनको उपाधि दी गई थी भारत इंदु, भारत का इंदु। इंदु किसको बोलते हैं? चंद्रमा को, यानी कि भारत का चंद्रमा। और ये हरिश्चंद्र इनका वास्तविक नाम था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये किस प्रकार की रचना है? तो ये एक नाटक है, प्रहसनात्मक या व्यंग्यात्मक नाटक है। भारतेंदु युग में नाटक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये समाज सुधार करना और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास में किस विधा का विशेष योगदान रहा? फिर नाटक और पत्रकारिता का रहा है। भारतेंदु उपाधि किसने प्रदान की थी? तो 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। भारतेंदु युग में प्रमुख रूप से किस रस का प्रभाव दिखाई देता है? तो वीर एवं करुण रस का, ठीक है। वीर एवं करुण रस का प्रभाव है जो यहाँ पर दिखाई देता है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं लिखी गई। आगे नील देवी और अपने भारत दुर्दशा जैसी रचनाएं भी लिखी गई थी। अपने भारत के लिए यहाँ पर जो है क्षोभ प्रकट किया गया था कि किस तरह से, मतलब हमारा जो भारत है वो भारत है या मातृभूमि है, वो किस तरह से हम कष्ट उठा रहे हैं ना। नील देवी नाटक किस ऐतिहासिक प्रसंग से संबंधित है? फिर राजपुताना मध्यकालीन ऐतिहासिक प्रसंग से संबंधित है। नील देवी भी भारतेंदु का ही नाटक है ना। ये अपूर्ण नाटक है इनका। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ जाना और सामाजिक जागृति होना, ठीक है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे समाज में जागरूकता पैदा हुई, और तब ये रचनाएं लिखी गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा किस बोली पर आधारित थी? तो ये खड़ी बोली हिंदी पर आधारित है। भारतेंदु युग के साहित्य में सामाजिक सुधार की भावना किन मुद्दों से जुड़ी थी? तो ये बाल विवाह, दहेज, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से जुड़ी हुई थी। चंद्रावली के रचनाकार कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, चंद्रावली के, ठीक है, याद रखना। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी भारतेंदु जी ने किया था। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादन कौन थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक, याद रखना। और ये 1868 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले ये जो पत्रिका है वो निकाली थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हिंदी प्रदीप के थे बालकृष्ण भट्ट। हम पत्रकारिता की क्लास भी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है ना तो जरूर देख लेना, है ना। पत्रकारिता में ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। भारत मित्र पत्र के संपादक कौन थे? तो ये बाल मुकुंद गुप्ती जी थे। अंधेर नगरी चौपट राजा पंक्ति किस रचना से ली गई? तो अंधेर नगरी से ही ली गई है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है, ठीक है।
जैसे नाट्य रूपक या फिर लास्य रूपक कहा गया है भारतेंदु के द्वारा। सत्य हरिश्चंद्र भी नाटक है ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका से संबंधित थे? तो हिंदी प्रदीप से संबंधित थे। बाल मुकुंद गुप्त किस पत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इस भारत मित्र का ये संपादन किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस विधा में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो ये नाटक और पत्रकारिता में। कवि वचन सुधा किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये साहित्यिक पत्रिका थी कवि वचन सुधा। भारतेंदु युग में पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का प्रसार करना। ब्रज भाषा का काव्य सौंदर्य किस रचनाकार की काव्य प्रवृत्ति से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, ब्रज भाषा का काव्य सौंदर्य ये किसकी काव्य प्रवृत्ति से माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की काव्य रचनाओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो ये श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पहचान किस रूप में है? तो हास्य व्यंग्यकार और निबंधकार के रूप में है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में किस शैली का प्रमुख प्रभाव है? तो व्यंग्यात्मक और विनोदी शैली का प्रभाव है। राधा चरण गोस्वामी की रचनाएं मुख्यतः किस परंपरा से जुड़ी हैं? ये भक्ति और श्रृंगार परंपरा से जुड़ी हुई हैं। राधा चरण गोस्वामी का संबंध किस काव्यधारा से माना जाता है? तो ये ब्रज भाषा काव्यधारा से माना जाता है। राधा कृष्ण दास की साहित्यिक पहचान किस रूप में है? तो एक नाटककार और गद्य लेखक के रूप में है। ठीक है, राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास की रचनाओं में किस तत्व की प्रधानता मिलती है? तो ये सामाजिक चेतना और यथार्थ की प्रधानता मिलती है। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के अन्य रचनाकारों में ब्रज भाषा का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया? तो काव्य सौंदर्य और परंपरा के निर्वाह हेतु किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करना। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्यधारा किस पूर्ववर्ती काल से प्रभावित मानी जाती है? तो इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं, है ना? तो इसीलिए रीति काल से संबंधित मानी जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं रीति काल में श्रृंगारिक रचनाएं ही सबसे ज्यादा लिखी गई हैं। राधा चरण गोस्वामी की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो अलंकारिकता और भावुकता है। राधा कृष्ण दास के नाटकों में किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है? तो समाज सुधार और यथार्थवाद। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा शैली कैसी मानी जाती है? तो सरल, चुटीली और व्यंग्यपूर्ण मानी जाती है। भारतेंदु युग के भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में किसने पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक चेतना फैलाई है? तो ये पत्रकारिता के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र ने फैलाई है। ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य में नारी चित्रण कैसा है? तो ये सौंदर्य प्रधान और भावुक। श्यामा सरोजनी, श्यामा नाम से इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी, है ना? और श्यामा इनकी कौन थी? प्रेमिका थी। ये अपने शादीशुदा होते हुए इन्होंने एक नारी से संबंध रख रखा था, वो है कौन? श्यामा। ठीक है। राधा कृष्ण दास की रचनाएं किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो हिंदी गद्य और नाटक के विकास में योगदान से। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य प्रवृत्ति को भारतेंदु युग में किस रूप में देखा जाता है? तो रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा का पुनरुत्थान होता है ना? ब्रजभाषा के संरक्षण का कार्य किन रचनाकारों ने किया? तो ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा चरण गोस्वामी। प्रताप नारायण मिश्र के व्यंग्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह सामाजिक कुरीतियों पर तीखा लेकिन हास्यपूर्ण प्रहार करना। भारतेंदु युग के सहायक रचनाकारों में किसकी भाषा सर्वाधिक अलंकारिक मानी जाती है? तो ये भी राधा चरण गोस्वामी की मानी जाती है। भारतेंदु युग में इन रचनाकारों की भूमिका किस रूप में देखी जाती है? तो परंपरा और आधुनिकता के मध्य सेतु के रूप में। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी की भाषा में रीतिकालीन काव्यधारा का प्रभाव है। ये चलिए, ठाकुर जगमोहन सिंह की वो थोड़े से मिलते जुलते से क्वेश्चन है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में किस प्रकार का नारी चित्रण मिलता है? तो आदर्शवादी और सौंदर्य प्रधान मिलता है। भारतेंदु युग में सहायक रचनाकारों द्वारा ब्रज भाषा के प्रयोग का मुख्य कारण क्या था? तो परंपरा का निर्वाह और काव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना। भारतेंदु युग के इन रचनाकारों की भाषा में किस प्रकार का द्वंद्व दिखाई देता है? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का द्वंद्व दिखाई पड़ता है भारतेंदु युग के जो भी रचनाकार हैं। भारतेंदु युग के सहायक रचनाकारों का समग्र योगदान किस रूप में मूल्यांकित किया जाता है? तो हिंदी साहित्य के संक्रमण काल को सुदृढ़ करने हेतु। तो यहाँ पर हमारी क्लास जो समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। अगर आपको इसी तरह के वन लाइनर प्रश्नों को बहुत सारा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो, और इसके अलावा आप 99 रुपए में पूरी पीडीएफ भी ले सकते हो। हिंदी साहित्य के नोट्स अगर आपको लेने हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ हैं जो कि फ्री में ही
उपलब्ध हैं, सारी क्लासेस की दे रही हूँ अब तो, है ना? लेकिन ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ है, तो इसको आप वहाँ से ले सकते हो। धन्यवाद भई, लाइक, हाइप, कमेंट ज़रूर कर देना और कुछ करना या नहीं करना।